हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई रिएक्शन दैट इज फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन हेडिंग डाल देंगे जल्दी से, फोटो हेलोजिनेशन। अब ध्यान देना, इसमें होता क्या है, हम सबसे पहले लेते हैं एल्केन, और एल्केन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ HNU, और HNU क्या है, सनलाइट, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर एल्केन की रिएक्शन HNU की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ करवाई जाती है तो एल्केन की जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है विद हेलोजन। समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना, हेलोजन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देता है अल्काइल हलाइड। क्या बना देता है? अल्काइल हलाइड। लिख दो जल्दी से, रिएक्शन लिख दो। सिंपल है, क्या बोल रहे हैं सर, एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNU, हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। बात एक ही है, अल्काइल हैलाइड बोलो चाहे हेलो एल्केन बोलो, बात एक ही है। लिख दो जल्दी से। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो ध्यान देना, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बेस्ड होती है, फ्री रेडिकल बेस्ड होती है। ध्यान देना कैसे मैं बोल दे रहा हूं डायरेक्टली, अगर कहीं पर आपको HNU दिख रहा है, सनलाइट दिख रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम 100% तो नहीं बोलूंगा बट 90% चांसेस है कि वो रिएक्शन फ्री रेडिकल बेस्ड होने वाली है। समझ में आती बात? ध्यान देना, मैकेनिज्म जो होती है इसमें ये 3 स्टेप्स में होती है। कैसे? सबसे पहले इसमें स्टेप होती है चेन इनिशिएशन। क्या होती है? चेन इनिशिएशन। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल की रिएक्शंस होती हैं वो एक चेन की तरह बिहेव करती है। अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। समझना कैसे, हमने सबसे पहले बात की चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन से समझ में आता है स्टार्टिंग, किसी चीज का स्टार्ट होना। तो यहां पर क्या होता है, हेलोजन जो होती है, हेलोजन अगर उसे HNU के प्रेजेंस में अगर हेलोजन को लिया जाए तो हेलोजन जो होता है वो होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, और होमोलिटिकली ब्रेक होने पर यहां पर हमें मिलता है 2x फ्री रेडिकल। क्या मिलता है? 2 हेलोजन के फ्री रेडिकल मिलते हैं। आ रही बात समझ में? अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा वो एल्केन के ऊपर अटैक करेगा। ध्यान देना, जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा वो एल्केन के ऊपर अटैक करेगा, और इसे बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन। क्या बोला जाता है सर? चेन प्रोपोगेशन। ध्यान देना क्या हो रहा है, एक बार हमने चेन इनिशिएशन कर दिया, चेन इनिशिएशन मतलब फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, वो फ्री रेडिकल जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है एल्केन उसके ऊपर अटैक करेगा। तो मैं यहां ले रहा हूं RH की रिएक्शन जब फ्री रेडिकल के साथ होगी तो क्या होगा सर, ये X जो है ये X HX लेके जाएगा। ध्यान देना, ऐसा कैसे होगा, तो क्या होता है, ध्यान देना, इस बॉन्ड का होमोलिटिक ब्रेक होगा, होमोलिटिक ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, R फ्री रेडिकल बनेगा। ये H फ्री रेडिकल तो X के साथ HX बना देता है, और ये R फ्री रेडिकल जो है नया हमारे पास बन जाता है। तो चेन प्रोपोगेशन क्या हो गया सर, चेन इनिशिएशन से जो फ्री रेडिकल बना उसने एल्केन के ऊपर अटैक करके नया फ्री रेडिकल बना दिया। ये जो नया फ्री रेडिकल बना है इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं चेन प्रोपोगेशन। समझ में आ रही बात? ये थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल बताया था कि फ्री रेडिकल दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके वापस नए फ्री रेडिकल भी जनरेट कर सकता है। लिख दो जल्दी से, और यही इस रिएक्शन की RDS भी होती है, लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो R फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है वही इस रिएक्शन की, फोटो हेलोजिनेशन की RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये। अब बात करते हैं, हमारे पास अब जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं, वो सारे के सारे आपस में कंबाइंड होके कॉम्बिनेशन शो करके चेन को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना। तो लिख देते हैं चेन टर्मिनेट स्टेप में हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स। तो लिख देता हूं मैं इसे चेन टर्मिनेशन। ध्यान देना, सबसे पहले चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल का जनरेशन होना, उस फ्री रेडिकल का एल्केन के ऊपर अटैक करके नया फ्री रेडिकल बना देना, चेन प्रोपोगेशन। और चेन टर्मिनेशन में क्या बोलेंगे, जितने भी फ्री रेडिकल बने, कौन कौन से बने सर, एक तो हेलोजन बना है, X बना है, और एक R बना है। यहां पर हमारे पास पूरी रिएक्शन में 2 फ्री रेडिकल बन चुके हैं, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन होंगे। तो बताओ, अगर X फ्री रेडिकल
दूसरे x के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना सकता है सर, X2 बना सकता है। आ रही बात समझ में। और बात करते हैं, अगर मैंने R फ्री रेडिकल लिया है वो दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो R R बना देगा। ये सब माइनर प्रोडक्ट्स है, तो मेजर जो बनेगा वो ध्यान देना क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल X के साथ रिएक्शन करके बनाएगा RX। ये जो बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। लिख दो जल्दी से। हमें एक्चुअली हेलोजन, हमें एक्चुअली करना क्या था, एल्केन से बनाना था हेलो एल्केन या एल्केन से बनाना था अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास ये मेन प्रोडक्ट है, जबकि ये जो दोनों बन रहे हैं ये क्या है, बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। बना दो जल्दी से, बना दो जल्दी से। तो हमने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं, चेन इनिशिएशन किया, चेन इनिशिएशन से फ्री रेडिकल ने अटैक किया, चेन प्रोपोगेशन हो गया, नया फ्री रेडिकल बन गया। नया फ्री रेडिकल बना तो फिर क्या हुआ, जितने भी फ्री रेडिकल बने थे, ध्यान देना, वैसे यहां पर क्या होगा, इस आर फ्री रेडिकल के ऊपर एक्स जो है वो जुड़ जाएगा, आर एक्स बना देगा। समझ में आती है बात, अच्छे से क्लियर है। चलो बना दो इसे, जल्दी से बनाते जाओ। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिज्म के रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन चलती रहती है, चलती रहती है। हमें क्या है, दो समझो, जो चीजें याद करनी है वो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में लिखाए रखी है। ये लिख दो जल्दी से, उसी पे आ जाते हैं। ये लिख दिया सभी ने, चलो आगे आ जाते हैं। आगे लिखो, आगे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन लिख दो। सबसे पहली बात तो क्या है, फोटो, ये जो फोटो हेलोजिनेशन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड है। पहली बात, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा हूं सर, हाइड्रोजन हटेगा। ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं सर हाइड्रोजन हटा के हम क्या जोड़ दे रहे हैं, हेलोजन, तो क्या बोला, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है विद हेलोजन। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है चीज अच्छे से, कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लगा देना 3 स्टार। क्या बोल रहे हैं, टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। हमें एक्चुअली में बनाना क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा सर, हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड हमारा मेन प्रोडक्ट है। अगर हमें उसे मेन मैक्सिमम यील्ड में बनाना है तो हमें एल्केन जो है, एल्केन उसे एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं तो समझना, समझना। ये लिख दो जल्दी से पॉइंट, मैं यहां स्टार पॉइंट डाल के लिखता हूं। इफ मैं बात करता हूं हेलोजन, इफ X2 इज टेकन इन एक्सेस, अगर मैंने X2 को एक्सेस में ले लिया और X2 की जगह मैं यहां पर बोल रहा हूं Cl2। अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं Cl2 का, ध्यान से समझना। अगर मैंने एल्केन को एक्सेस में नहीं लिया, हेलोजन को एक्सेस में लिया तो क्या होगा, उस केस में ध्यान से समझेंगे। अगर हमने RH लिया, साथ में हेलोजन्स ली, मतलब हेलोजन के रूप में मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। समझ में आती है बात, और मैं ले रहा हूं HNO के प्रेजेंस में। अभी ध्यान दो, पहला केस जब मैंने RH को एक्सेस अमाउंट में लिया था तब तो मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा था, RX अल्काइल हैलाइड, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि Cl2 अगर मैंने एक्सेस में ले लिया, अगर मैंने Cl2 को एक्सेस में लिया तो क्या होगा समझना, हमारे पास RCl भी बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरी बात, हमारे पास ऐसे देखना, मैं इसे एक नॉर्मल R हटा के मैं ले रहा हूं CH3, ध्यान से समझना, CH4 ले लेता हूं मैं इसे, CH4 ले रहा हूं तो ये हटा के मैं लिख दूंगा सीधा CH3Cl। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या हो सकता है सर, वो जो Cl फ्री रेडिकल बनेगा एक्सेस अमाउंट में है, वो दोबारा फिर से अटैक करके CH2Cl2, फिर आगे अटैक करके CH3CHCl3 और एक और CCl4, यहां तक रिएक्शन जा पाएगी। और मेन प्रोडक्ट के रूप में ये नहीं बनेंगे, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेजर बन पाएगा CCl4। तो हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उसमें भी मेजर जो हमारा ये नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर हमें रिएक्शंस में मैक्सिमम यील्ड चाहिए फोटो हेलोजिनेशन में, तो एल्केन को लार्ज अमाउंट में लेना पड़ेगा, हेलोजन को लेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। क्लियर है चीज। अगर तुमने हेलोजन एक्सेस में ले ली तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हो जाएगा ये, बना दो जल्दी से, बना दो। ये तो था 3 स्टार पॉइंट। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आने वाला है, ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, 3 पॉइंट हो चुके हैं क्या, 2 हो चुके हैं।
तो तीसरा पॉइंट लिखना जल्दी से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर में बात कर रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फ्लोरीन F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, Cl2 की उससे थोड़ी कम, फिर Br2 और सबसे कम होती है आयोडीन की। ये किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये लिख दो पहले, जल्दी से लिख दो इसे। अब चलो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मुझे बताओ ये जो स्टेप थी जहां पर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर मैंने यहां पर हेलोजन के रूप में फ्लोरीन लिया तो क्या बनता? मान लो यहां पर क्या बनता? रुको एक मिनट रुको। जो आरडीएस रिएक्शन है ना, आरडीएस रिएक्शन के ऊपर ही सब चीजें डिफाइंड होंगी। अगर मैं बात करता हूं यहां हेलोजन के रूप में क्या है, एक बार फ्लोरीन है तो HF बनेगा, समझ में आती बात? अगर क्लोरीन है तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, ब्रोमीन है तो HBr बनेगा, और आयोडीन है तो HI बनेगा। अब मुझे चारों में बता दो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा? सर HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ ये जो आरडीएस रिएक्शन है इसमें ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन बहुत जल्दी इसे बनाना चाहेगी। और हमें पता है अगर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, समझ में आती है बात? जिसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, वो भी मैं आपको ग्राफ से समझा दूंगा, थोड़ा सा समझना। तो HF जो बॉन्ड है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, HF बॉन्ड बनने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के होने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, समझ में आ रही बात? तो जब हम हेलोजन के रूप में फ्लोरीन लेते हैं F2 तो HF बनता है, और HF हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। इस वजह से फ्लोरीन के केस में ये रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, तो अगर हमने हेलोजन के रूप में X2 के रूप में आयोडीन लिया है तो ये बहुत ही कम एनर्जी रिलीज कर पाता है। क्योंकि ध्यान देना HI जो है ना, HI बॉन्ड बहुत वीक है, तो ये बनना पॉसिबल उतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं होती, हमें एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो ध्यान से समझना, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, क्लियर है चीज? ये तो ये रीजन कैसे दिया? सिंस इन आरडीएस स्टेप HX बॉन्ड इज फॉर्मिंग, उस बेसिस पे मैंने ये आंसर दिया है। सिंस इन आरडीएस स्टेप HX बॉन्ड इज फॉर्मिंग, उसी बेसिस पे अपन ने ये आंसर दिया है कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की उससे थोड़ी कम हो जाएगी। लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये चीज अच्छे से। यहां पर चाहो तो ऐसे लिख देना, HF जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो इसी बेसिस पे मैंने आंसर दिया है कि रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, लिख दो। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, जिसमें मैं चारों को कंपैरिजन कर रहा हूं। कैसे समझना? मैं बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी ध्यान से समझना, जब फ्लोरीन ली जाती है तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाईली रिएक्टिव है। तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, RDS इज हाईली एक्सोथर्मिक, RDS इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। RDS रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, तो मैं लिख देता हूं डेल H जो है रिएक्शन का वो नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, समझ में आ रही बात? डेल H जो है उस RDS रिएक्शन का बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत हाईली एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोलेंगे? ये स्टेप हाईली रिएक्टिव होती है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ध्यान से समझना। कार्बन हमें क्या चाहिए? हेलो एल्किन चाहिए, इसमें हेलो एल्किन बन ही नहीं पाता। इसमें क्या बनता है? सर इसमें कार्बन गंजा हो जाता है। क्या याद रखेंगे? सर इसमें कार्बन जो है गंजा हो जाता है। तो लिखना, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड पे रुकते नहीं है, सारे के सारे कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सारे के सारे HF बना के रिलीज हो जाते हैं, कार्बन जो है वो गंजा हो जाता है। लिख देना अपनी लैंग्वेज में नीचे, कार्बन गंजा हो जाता है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं। क्लोरीन के केस में जो RDS होती है, RDS स्टेप
इज स्लाइटली एक्सोथर्मिक, लिख दो जल्दी से। RDS स्टेप इज स्लाइटली एक्सोथर्मिक, लिख दो इसे। स्लाइटली एक्सोथर्मिक है तो मैं बोल रहा हूं डेल एच अभी भी क्या है, नेगेटिव है। RDS स्टेप का जो डेल एच अभी भी नेगेटिव है, और ये जो है ये हाईली रिएक्टिव तो है लेकिन ये कंट्रोलेबल है। क्या बोल देंगे, Cl2 वाली जो स्टेप है ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल स्टेप है। क्लोरीन का जो एडिशन होता है, तो ध्यान देना फोटो हेलोजनेशन हम मेनली दो ही चीजों का करवा पाते हैं हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन का। फ्लोरीन का हेलोजनेशन नहीं करवा पाते क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कार्बन हमें हेलोजन मिलती ही नहीं है, हमें क्या मिल जाता है, कार्बन ब्लैक मिलता है। लिख दो इसमें कंट्रोलेबल स्टेप होती है और हमें क्या मिलता है, RCl इज मेजर प्रोडक्ट, लिख देना RCl इज मेजर प्रोडक्ट इसमें हमें मिलता है। हो जाएगा ये। अच्छा मैं आगे आ जाता हूं। इसमें ब्रोमिनेशन में जब ब्रोमीन लिया जाता है तो ब्रोमीन वाले केस में चूंकि RBr जो बॉन्ड है वो वीक है, हमें दो ध्यान दो, HBr बॉन्ड जो है वो वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे RDS स्टेप यहां पर स्लाइटली एंडोथर्मिक होती है। लिख दो जल्दी से, RDS स्टेप इज स्लाइटली एंडोथर्मिक होती है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ये RBr ये जो ब्रोमीन के प्रेजेंस में रिएक्शन तब ज्यादा होती है जब बनने वाला फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। ध्यान दो RDS रिएक्शन है ना, ये हमने जो बात की थी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें R फ्री रेडिकल भी बन रहा है और HBr भी बन रहा होगा यहाँ पर HBr। तो चूंकि HBr बॉन्ड जो है वो तो क्या है, स्लाइटली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये बॉन्ड बनना उतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये बॉन्ड का ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, जब ये R फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। समझ में आती बात, तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पर, RDS स्टेप इज स्लाइटली एंडोथर्मिक, डेल एच क्या होता है इसके लिए, पॉजिटिव होता है। अरे बात समझ में, डेल एच पॉजिटिव होता है, और ये जो होती है ये सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, सेलेक्टिव। पहली वाली हाईली रिएक्टिव, ये कंट्रोलेबल होती है, मतलब ये कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर ये की जाए तो ये भी फिर वही कार्बन ब्लैक ही देगा। ये नॉर्मल में सनलाइट के प्रेजेंस में, नॉर्मल सनलाइट के प्रेजेंस की बात करूं, अगर कहीं पर लिखा जाए कि ब्राइट सनलाइट, हाईली ब्राइट सनलाइट, तब भी ये क्लोरीनेशन भी क्या हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आती है बात। लेकिन वो कभी भी नहीं पूछेगा। नॉर्मल जो केस है वो ये है, फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, स्लाइटली एक्सोथर्मिक होती है, स्लाइटली एंडोथर्मिक, आयोडीन हाईली एंडोथर्मिक होती है। तो लिख दो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, लिख दो जल्दी से। इसी क्लोरीन और ब्रोमीन को आगे कंपैरिजन और किया जाएगा, ये मैं मेजर लिखा रहा हूं। लिख दो आयोडीन के केस में क्या लिखेंगे सर, आयोडीन के केस में लिख देना RDS स्टेप इज वैसे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लाइटली नहीं हाईली एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक होती है। डेल एच इसके लिए क्या होता है, डेल एच इसके लिए होता है पॉजिटिव। RDS स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, RDS स्टेप का डेल एच पॉजिटिव इसमें होता है। और दूसरी बात, अगर हमें आयोडीन को करवाना है, अगर रिएक्शन करवानी है आयोडीन के प्रेजेंस में, तो हमें टू परफॉर्म रिएक्शन we have to use हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख देना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो बनने वाला HI है, ध्यान देना यहां रिएक्शन में क्या बन रहा है, मान लो HI बन रहा है, लेकिन HI का बनना उतना इजीली पॉसिबल नहीं है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, इस HI को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कर देगा, I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब ली चेटेले प्रिंसिपल यहां पर लागू हो जाएगा। ली चेटेले प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट को तुम रिप्लेस करते जा रहे हो, प्रोडक्ट हटाते जा रहे हो, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करते हैं,
जब आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो बनने वाला HI इजीली बनना पॉसिबल नहीं है। हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, चारों तरफ लिख देना, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल से हमें पता है अगर HI रिएक्शन से हटाया जा रहा है, आयोडीन के रूप में हटाया जा रहा है, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ध्यान देना। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम दो जनरली यूज करते हैं यहां पर। एक तो हम बात करते हैं HiO4 और HNO3, लिख दो जल्दी से। ये दोनों के दोनों हम जो है वो यूज करते हैं, HiO4 और HNO3, लिख दो जल्दी से। हो जाएगा ये क्लियर है? बना दो जल्दी से। ये सारा कंपैरिजन मैंने आपको एक साथ करवा दिया यहां पर। अब इंडिविजुअली हम बात करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ जल्दी से। आगे स्टार पॉइंट डाल के लिखना आप जल्दी। बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। अब ये परसेंटेज कैसे बात है, ध्यान देना। होता क्या है, अगर हमने एल्केन के साथ में हेलोजन के रूप में क्लोरीन लिया या ब्रोमीन लिया, तो दोनों की परसेंटेज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। वो कैसे, वो चलो समझेंगे, ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो मैं बात करता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के हिसाब से बात हो रही है। यहां पर मैं ले रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ध्यान देना, चूंकि फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली रिएक्टिव है, वो हर के साथ में 1:1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है। मतलब फ्लोरीन तो कुछ भी नहीं है, हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन के केस में कार्बन गंजा हो जाता है, वो वही बोल देना सीधा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो क्लोरीन और ब्रोमीन की है, तो क्लोरीन के केस में 1:3.8:5 ये रेशियो होता है। मतलब क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 का रेशियो होता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 5 का रेशियो होता है। कैसे, वो अभी समझेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले लिख दो 1:82:1600। मतलब क्या बोलेंगे, सब ब्रोमीन का जो सेलेक्टिविटी रेशियो है, ब्रोमीन का सेलेक्टिविटी रेशियो किसके लिए ज्यादा है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। मतलब ब्रोमीन जो है हाईली सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस करके वहां पर ब्रोमीन जुड़ पाती है। क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगी तो वहां पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री 2 डिग्री वाले से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू इंडक्टिव, पता है हमें ये। तो क्या बोलेंगे, वहां पर ब्रोमिनेशन इजीली पॉसिबल हो पाता है। क्लियर चीज। क्लोरीन चूंकि स्लाइटली एक्सोथर्मिक होती है, तो वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में एक रिलेटिवली नॉर्मल रेशियो में चलती है, 1:3.8:5 के में। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये सभी के लिए 1:1 चलती है। आयोडीन के लिए कोई सेलेक्टिविटी कुछ नहीं, वैसे वो सेलेक्टिव ही होगा, क्योंकि HI बॉन्ड बनना वैसे पॉसिबल नहीं है। हम अगर रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे, HNO3 और HiO4। क्लियर चीज, ये लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। फ्लोरीन वाला याद नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बना दो। हो जाएगा सभी से, ये बना दो इसे जल्दी से। अब इसी के ऊपर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे, लिख दो इसे। चलो ध्यान देना। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH2 CH3 और इसके ऊपर मैं करवा दे रहा हूं क्लोरीन का एडिशन या क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन विद हाइड्रोजन। ध्यान देना, फोटो हेलोजिनेशन करवा रहा हूं मैं, तो यहां पर कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। सबसे पहली बात तो देखें, मोनोक्लोरिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। मोनोक्लोरिनेशन कब पॉसिबल होगा, जब हम इसे एक्सेस अमाउंट में लेंगे। समझ में आ रही बात, इसे एक्सेस अमाउंट में लेंगे एल्केन को और Cl2 के प्रेजेंस में, तब वहां पर मोनोक्लोरिनेशन ज्यादा प्रेफर करेगा। अब यहां पर क्लोरिनेशन कहां कहां पर हो सकता है सर, क्लोरिनेशन CH3 CH2 CH2, यहां पर भी Cl बन सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात और क्या हो सकता है सर, CH3 CH CH3 और Cl, यहां पर भी। तो ये दो ही प्रोडक्ट हैं जो बन पाएंगे। समझ में आती बात, यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा एक,
दूसरी बार क्लोरीन यहां जोड़ दिया। अगर तीसरे केस में मैं क्लोरीन यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ना या फिर यहां जोड़ना वो एक ही बात है, आइडेंटिकल है, दो प्रोडक्ट बन पाएंगे। अब बात यहां पर आती है कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। चूंकि ध्यान देना, चूंकि यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए सेलेक्टिविटी रेशो क्या होता है 1:3.8:5 होता है, इसी के हिसाब से देखा जाएगा। ध्यान देना कैसे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है पहले देखो सर। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर कैसे देखेंगे, जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ी हुई हो। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, समझ में आती बात। ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन एक के साथ जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है, एक और एक दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है, समझ में आ रही बात। अब 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री होती है। अब मुझे दोनों बता दो, 3 हाइड्रोजन यहां से 3 यहां से, टोटल 6 हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री है। क्लियर अच्छे से। अच्छा, इसका रिएक्टिविटी रेशो मुझे पता है क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन का इन प्रेजेंस ऑफ, तो मुझे बताओ सर इसका जो रिएक्टिविटी है वो मुझे पता है 1 होता है। इसका जो रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री का वो क्या होता है 1 होता है। कैसे मैंने देखा, यहां से देखा। आगे बढ़ते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास है सर, 2 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में एल्केन में देखना है ना, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। उसका रिएक्टिविटी रेशियो कितना है, मैं इसे चलो 1 बोल देता हूं, इसे 2 बोल देता हूं, समझ में आ रही बात। ध्यान दो, 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी रेशियो कितना है सर 3.8, समझ में आ रही बात। अब मैं बात करता हूं परसेंटेज की, कैसे देखना है। तो परसेंटेज जब देखना है 1 डिग्री, परसेंटेज जब 1 डिग्री का देखना है, 1 डिग्री मतलब कौन सा, ये वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से देखेंगे उसका रिएक्टिविटी रेशियो इनटू उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू उसका रिएक्टिविटी रेशियो ऊपर आएगा। डिवाइड में क्या होगा 6 × 1 प्लस टोटल 2 × 3.8 ऐसे आएगा, समझ में आ गई क्या बात। इनटू 100 ये आएगा। क्लियर है क्या अच्छे से। देखो दोबारा बोलो, ध्यान दो, 1 डिग्री के लिए देखना है मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी 6, उसका रिएक्टिविटी रेशियो 1, तो 6 × 1 ऊपर और नीचे टोटल 6 × 1 प्लस 2 × 3.8 ऐसे आ जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद करवा रहा हूं, डायरेक्टली बना के प्रैक्टिस से समझ में आपको आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं सॉरी, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री। तो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री कैसे आएगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। सर उसका रिएक्टिविटी रेशियो इनटू उसकी हाइड्रोजन, तो 2 × 3.8 आएगा, 2 × 3.8 अपॉन में 6 × 1 प्लस 2 × 3.8। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 100% हो जाना चाहिए। ये दोनों का परसेंटेज निकाल दो। और देखो ध्यान दो, मेजर माइनर पूछ रहा है ना, इतना नहीं करना, पूरा परसेंटेज नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे परसेंटेज की वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे से मेजर माइनर पूछ रहा है सिंपल कि बताओ ये जो 2 प्रोडक्ट हैं इन दोनों में से मेजर माइनर कौन सा है, तो हम सिंपल देखें 6 × 1 कितना होता है 6 होता है, 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। नीचे तो टोटल इसमें सेम है, उसमें भी सेम है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा इस वैल्यू के ऊपर। यहाँ पर कितनी आ रही है 8 2 16, 3 2 6 और 1 7, 7.6 आ रही है और ऊपर कितनी आ रही है 6 आ रही है। किसकी वैल्यू ज्यादा है सर 2 डिग्री वाले के लिए जो परसेंटेज है रेस्पेक्टिव अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू तो सेम है, समझ में आती बात। तो ऊपर वाली वैल्यू को देख के भी तुम डायरेक्टली मेजर माइनर बता सकते हो। कितना आ जाएगा 7.6 के हिसाब से सर ये मेजर है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली बोल दूंगा ये मेजर है, ये मेजर है और ये माइनर। लिख दो जल्दी से, ये मेजर है और ये माइनर है। कैसे मैंने बोला, रिएक्टिविटी रेशियो से देखा, 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 × 1 डिवाइड बाय टोटल 6 × 1 प्लस 2 × 3.8, समझ में आती बात। नीचे देखा रिएक्टिविटी रेशियो 2 × 3.8 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए डिवाइड बाई 6 × 1 प्लस 2 × 3.8 टोटल। खुद का परसेंटेज अपॉन में, खुद का रिएक्टिविटी रेशियो अपॉन में टोटल हो जाएगा। ये क्लियर अच्छे से बना दो। परसेंटेज जो वैल्यू है मैं यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, कैलकुलेशन से हो भी जाएगा, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछता है, मेजर माइनर पूछता है। तो मेजर माइनर समझ में आएगा कैसे, ऊपर वाली वैल्यू देख के ही आप कंपेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। आगे का एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान देना क्या हो रहा है।
मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, तो क्लोरीनेशन जब करवाया जाएगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे सर? CH3, CH2, CH3 और यहां पर मैं जोड़ देता हूं Cl। एक बार तो Cl 1 डिग्री पे जुड़ जाएगा और एक बार जो Cl है कहां पर जुड़ेगा? CH3, CH3, CH3 और ये जुड़ेगा यहां पर एक बार Cl। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है यहां पर, दोनों में से मेजर माइनर पूछेगा तो परसेंटेज देखो, ध्यान दो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? ध्यान देना 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन है सर 3, 3, 6 और 3, 9। तो ये देखो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। समझ में आती है बात? जो एक कार्बन से जुड़ा वो 1 डिग्री, जो 3 कार्बन से जुड़ा वो 3 डिग्री। 3, 3, 6 और 3, 9, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है सर? 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल एक है। समझ में आती है बात? अच्छा आगे आ जाओ। 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी? R1 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 डिग्री की? R3 की बताओ, R3 की जो रिएक्टिविटी रेशियो कितना होता है सर? 5 होता है। देखो हमने पढ़ा अभी है 3.8 और 5। 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी होती है? 5 होती है। ये हो जाएगा 5। अब बता दो जल्दी से सर 9 into 1 तो 9 हो जाएगा, 5 into 1 तो 5 हो जाएगा। बताओ कौन ज्यादा सर? 1 डिग्री वाला ज्यादा आ रहा है। 9 हाइड्रोजन है तो ये वाला जो है विनर हो जाएगा 9 into 1। समझ में आ रही बात? मेजर माइनर का डायरेक्टली आंसर मैं दे सकता हूं और मैं यहां से बोल दूंगा ये मेरे पास मेजर है और ये वाला मेरे पास माइनर। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। क्लियर है अच्छे से? मैंने सिंपल यहां से देखा सर 9 हाइड्रोजन इंटू 1 तो 9 आ जाएगा। यहाँ 1 into 5 5 आएगा। 9 की वैल्यू ज्यादा है, डिवाइड में तो दोनों के रेस्पेक्ट में सेम ही वैल्यू रहने वाली है, तो उसी के हिसाब से इसे मेजर मैंने बोल दिया। अब आगे आ जाओ ब्रोमीन वाले केस में। और ब्रोमीन वाले में तो देखो रिएक्टिविटी तो देखो एक बार तुम सर 1:82:1600। अगर एक 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी अगर 1 है तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी हो? 1600। मतलब उससे कितनी ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। यहां पर डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मेजर माइनर की बात ही नहीं होगी, मतलब 3 डिग्री ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन के केस में जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट की बात हो रही है, ब्रोमीन के केस में तो मेजर डायरेक्टली मैं बोल दूंगा CH3। मेजर वाला क्या बन रहा है? CH3, CH3 और यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन। मतलब चूंकि दो ध्यान दो, ब्रोमीन वाला हाईली सेलेक्टिव होता है। हाईली सेलेक्टिव किसके लिए? 3 डिग्री के लिए। यही मेजर बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री वाला तो न के बराबर बनेगा। हो जाएगा ये क्लियर? अच्छे से बना दो जल्दी से, बिना मैंने डायरेक्टली, क्योंकि दो मैंने डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल दिया ये हाईली सेलेक्टिव है। हाईली सेलेक्टिव फॉर 3 डिग्री लिख देना चाहो तो, हाईली सेलेक्टिव फॉर 3 डिग्री हाइड्रोजन लिख दो। 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बहुत ज्यादा इसका सेलेक्टिविटी है। 3 डिग्री के लिए कितनी? 1600। डायरेक्टली बोल देंगे आंसर, बना दो इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा। और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं, फिर से रिवीजन के तौर पे अपन ले रहे हैं इसे। क्या दिया हुआ ध्यान देना, नॉर्मल ब्यूटेन दिया हुआ है। नॉर्मल ब्यूटेन पे अपन डाइक्लोरिनेशन करवा रहे हैं और डाइक्लोरिनेशन से क्या मिल रहा है? एम फ्रैक्शन मिल रहा है। एम फ्रैक्शन मतलब कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पहली बात एम फ्रैक्शन। और एम फ्रैक्शन क्या है? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर लिख देना चाहो तो। ये जो है, ये जो एम फ्रैक्शन है ना, ये इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है। लिख देना चाहो तो ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, फिर जो एम फ्रैक्शन मिले, मान लो 10 प्रोडक्ट मिले, 10 में से उनका जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करवाया तो 10 में से कितने प्रोडक्ट्स हमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम सेपरेट कर पाएंगे? तो ध्यान से समझना, पहले ध्यान से समझना, क्या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर पाएंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन हमने आइसोमर्स में पढ़ा है और मैंने एक लाइन लिखा रखी है। मैंने ये वाला क्वेश्चन वहां नहीं करवाया था जान करके कि वो बच्चे पहले याद करेंगे। क्या लाइन दिखाई थी हमने? याद करो कि एनेंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर चीज? उनके लिए हमने एक रिजोल्यूशन टेक्निक अपनाई थी, पता है आपको। एनेंशियोमर्स का रिएक्शन किसी दूसरे के साथ करवा के डाइस्टेरियोमर में उसे पहले कन्वर्ट करते हैं,
फिर उनको अपन आगे फर्दर सेपरेट कर पाते हैं। पता है, रिजोल्यूशन पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, नॉर्मल ब्यूटेन का डाइक्लोरिनेशन करवाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का डाइक्लोरिनेशन करवाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का डाइक्लोरिनेशन करवाते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो है कैसे होगा सर, नॉर्मल ब्यूटेन की 4 कार्बन ये है। अब क्लोरिनेशन जो होगा 2 बार है ना, 2 क्लोरिनेशन है, तो एक बार तो यहाँ हो जाएगा, और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, बनाओ जल्दी से। सर ये दोनों के दोनों Cl यहाँ पर भी हो सकते हैं, एक कैसे बन जाएगा, और क्या बनेगा, और बनेगा ये यहाँ पर देखो सर, ये दोनों Cl यहाँ जोड़ देंगे तो रिपीट हो जाएगा, दोनों Cl वहां जोड़ देंगे तो भी रिपीट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक Cl यहाँ फिक्स रखा, दूसरा यहाँ पर रख दिया, 3 प्रोडक्ट बन गए। फिर आगे देखा, ध्यान देना, एक को यहीं पर ही फिक्स रखा, दूसरा मैंने यहाँ की जगह यहाँ पर वेरी कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, एक प्रोडक्ट ये से बन गया। और क्या बनेगा सर, दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो हैं 1,4 पे तो आ गए, 1,2 पे, 2,3 पे भी कर दो इसे, ये भी बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत अब नहीं है। कितने प्रोडक्ट्स बने, सो 1 2 3 4 5 6 बने। लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बात की जाए तो हमें देखना पड़ेगा कोई कायरल है क्या, इसमें कोई कायरल सेंटर है, नहीं तो ये 1 बनेगा। इसमें कायरल सेंटर बन रहा है क्या, नहीं सर ये भी 1 बनेगा। इसमें कायरल सेंटर बन रहा है क्या, बताओ जल्दी से, कायरल है क्या सर, है। अगर ये कायरल है तो इसके 2 बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, R और S, इनेंशियोमर्स बनेंगे इसके, पता है ये। आगे आ जाओ, अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो पहले आइसोमेर्स वाला लेक्चर देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा, आइसोमेर्स में लास्ट लेक्चर। आगे आ जाओ, क्या ये वाला जो कायरल सेंटर है क्या सर, ये भी कायरल सेंटर बन रहा है, देखो कार्बन Cl और ये पूरा ग्रुप, तो ये भी 2 आइसोमर बना पाएगा यहाँ पर, R और S। आ जाओ, क्या यहाँ पर कायरल बन रहा है, नहीं सर ये कायरल नहीं बन पा रहा, 1 बनेगा। इसमें देखो सर, इसमें ये भी कायरल बन रहा है, इसमें ये भी कायरल बन रहा है, देखो 2 कायरल बन रहे हैं। इसके हिसाब से देखें तो कार्बन, क्लोरीन और पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, मतलब कायरल है, ये भी कायरल है। समझ में आती बात, कायरल तो है सर, साथ के साथ में ये सिमेट्रिकल भी जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी पॉसिबल है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी पॉसिबल है तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 बनने चाहिए थे, लेकिन हमने बात की है 2 कायरल सेंटर हो, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी हो, मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड हो, तो वहां पर 3 बनते हैं, 3 बनते हैं, जिसमें से एक मीजो होता है। पता है आपको, 3 में से 2 तो एनेंशियोमर होते हैं और एक मीजो होता है। तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर ऐसे, 3 में से 2 तो R एंड S, ठीक है, R एंड S नहीं बोलेंगे, सॉरी, जिस 2 तो मैं एनेंशियोमर बोल देता हूं, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, और 1 में बोलूंगा मीजो। लिख दो इसे जल्दी से इधर, 2 तो बनेंगे एनेंशियोमर्स और 1 बनेगा मीजो। समझ में आती बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पता है अच्छे से, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कितने फ्रैक्शंस बने, जो m की वैल्यू, m फ्रैक्शंस कितने हो गए सर, 1 2 4 6 7 और 3 10, तो m फ्रैक्शन हमारे पास आ गए 10, 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 10। समझ में आती बात अच्छे से। और चाहो तो 10 कैसे लिखना है, 10 ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 हो जाएगा ये। अब बात करते हैं n फ्रैक्शंस, और साइड में लिख देना n फ्रैक्शंस में जो एनेंशियोमर पेयर है उनमें से 2 है ना, 2 में से एक ही फ्रैक्शन जो है हम सेपरेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 2, ये जो 2 है ना, इसमें इससे 2 मत समझो, क्योंकि R और S जो एक तरीके से एक ही सॉल्यूशन में है, उनको हम जब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये 2 पूरे के दोनों बाहर नहीं आएंगे, वो 2 में से हम सेपरेट कर ही नहीं पा रहे ना, उनको बता नहीं पा रहे कि दोनों कौन कौन से हैं, वो एक ही फ्रैक्शन माना जाएगा। तो लिख देना, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब बात होती है तो एनेंशियोमर का जो पेयर होता है उसे 1 ही काउंट किया जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनको अलग अलग मान ही नहीं सकते अपन, सेपरेट थोड़ी कर पा रहे हैं। तो 1 2, इसके हिसाब से भी 3, तो मैं यहां लिखता हूं 1 + 1 + 1। फिर आगे बात करते हैं ऊपर वाले में, ऊपर वाले में भी R और S बनेगा, लेकिन ये एक ही पेयर आ पाएगा, 1 + 1 प्लस। अब इसमें से बात करते हैं, दो जो 3 है ना, 3 में से एक मीजो और एक 2 एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर में से एक पेयर आएगा, प्लस यहां मीजो से भी एक पेयर आएगा। टोटल कितना हो गया, 1
मैं यहां से नहीं, पहले यहां से दिखते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 के बाद यहां पर 2, एक तो यहां से और एक यहां से, 5 + 2 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 लिख दो जल्दी से। एक बार तो समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझाया जाएगा, ये बना लो पहले जल्दी से। दोबारा मैं समझा देता हूं एक बार। सर सबसे पहले हमने देखा डाइक्लोरिनेशन करवाना था, डाइक्लोरिनेशन के हमने 2 क्लोरीन जोड़ जोड़ के प्रोडक्ट बना दिए। कितने प्रोडक्ट बने? 1, सर ये 2, ये कायरल था तो 2 बन गया, कायरल था इसलिए 2 बन गया, आर और एस बनेंगे। ये कायरल नहीं है कुछ भी तो 1 बना। ये 2 कायरल सेंटर और सिमेट्रिसिटी मिल रही तो मीजो भी बनेगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे, टोटल 4 नहीं बन के 3 बनेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं मिल पाती, अगर हमें सिमेट्रिसिटी नहीं मिलती तो हम बोलते हैं यहाँ पर 4 बनते हैं। समझ में आ रही बात? और वो चारों के चारों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा 3 बन रहे हैं, तो 3 में से क्या बोले, ये 2 एनेंशियोमर है और जो 1 है वो मीजो है। समझ में आ रही बात? तो टोटल जो प्रोडक्ट बने वो तो 10 बने। एम फ्रैक्शन जो हमने पहले पूछा, जो एम बना वो एम तो कितने बने? 10। अब उन एम फ्रैक्शन में से जब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके जब तुमने बाहर निकाला और बाहर उनको अलग अलग गिनना शुरू किया, तो मुझे बताओ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जब करोगे तो इसका जो बाहर प्रोडक्ट आने वाला है, क्या आर और एस सेपरेटली आएंगे? नहीं सर, वो तो एक ही दिखेगा हमें, तो इसे 1 ही काउंट किया जाएगा। लाइन लिख देना, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन के टाइम एनेंशियोमर जो पेयर होता है उसे 1 ही ले लेते हैं, उसे 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा टोटल सभी जगह से आ गया और यहां से 2 आएंगे क्योंकि 1 मीजो के हिसाब से और 1 यहां से, टोटल कितना हो जाएगा आंसर? 7। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इस वाले क्वेश्चन में देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी है, उससे तो इजी है। पहले मैंने हार्ड वाला समझा दिया, अभी बहुत इजी है। डाइक्लोरिनेशन करके एम फ्रैक्शन, फिर उससे एन फ्रैक्शन। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, शायद बन जाए, नहीं बनता है तो वीडियो ऑन करके इसे समझो। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों से शायद बन गया होगा, जिनसे नहीं बना, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो भी यहां पर समझेंगे। चलो ध्यान दो, मैं बात करता हूं सबसे पहले डाइक्लोरिनेशन की। तो डाइक्लोरिनेशन में एक केस तो ये हो जाएगा, दोनों सीएल यहां पर एक केस, दूसरा केस के एक सीएल यहां पर, एक सीएल यहां पर, दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो जाएगा सर? तीसरा केस हो जाएगा एक सीएल यहां पर और एक सीएल यहां पर। ठीक, और बताओ सर वापस सीएल अगर यहां आया तो वो तो रिपीट ही हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन 3 है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी बात करनी है, ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिख देना यहां पर। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं, मतलब वो दोनों के लिए वैलिड है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों के लिए वैलिड है। क्या ये कायरल बन पा रहा है क्या? नहीं सर, कायरल नहीं, तो इसका 1 बनेगा, एक ही कंपाउंड है ये। क्या यहां पर कायरल बन रहा है? सर ये कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन यहां पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख गई तुम्हें? सर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी यहां पर दिख गई, ऐसे देखो, दिख गई तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन में प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी होती है, हमने वहां पर भी पढ़ा है आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वैसे बोल भी देंगे, देखो प्लेन से इधर गए तो सीएल, इधर गए तो सीएल, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी हमें दिख रही है। अब बताओ जल्दी से, सर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख गई तो यहां पर 2 नहीं 4 नहीं बन के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 में से भी 2 तो एनेंशियोमर बनेंगे, 2 तो एनेंशियोमर बनेंगे और एक जो बनेगा वो मीजो बनेगा। समझ में आती बात? अच्छे से क्लियर है चीज? ये क्लियर अच्छे से होना चाहिए। इधर आगे आ जाओ, इधर हम क्या बोले, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, लेकिन फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी यहां पर हमें दिख गई। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख गई हमें, यहां पर ऊपर सीएल, इधर भी सीएल, नहीं नहीं नहीं, यहां पर कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी मिली। ये लाइन ही हमने गलत ड्रॉ की है, ये लाइन यहां से नहीं आएगी, लाइन कैसे जाएगी? लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे देखो, ऐसे देखो तो क्या होगा, ये लाइन यहां से जाएगी यार, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ध्यान देना, लाइन अगर ऐसे गया, इस कार्बन का मिरर इमेज यहां पर, सीएल का मिरर इमेज यहां, इस कार्बन का मिरर इमेज यहां पर बन पा रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी यहां पर है। तो कितना होगा सर? यहां पर हम देखेंगे सर 4 बनने चाहिए थे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की वजह से यहां पर 3 बनेंगे, और 3 में भी 2 तो एनेंशियोमर होंगे, 2 तो एनेंशियोमर होंगे और एक बनेगा मीजो। लिख दो जल्दी से, 2 एनेंशियोमर बनेगा आर और एस वाले और एक बनेगा मीजो, ऐसा हो जाएगा ये। अब बताओ टोटल, अगर मैं बात करता हूं एम फ्रैक्शन, तो टोटल 1 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 7।
अगर मैं बात करता हूं एन फ्रैक्शन, अगर एन फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1 प्लस, देखो इसमें से भी 1 आएगा, इसमें से भी 1 आएगा, तो मैं लिख देता हूं सीधा 1 प्लस 1 प्लस यहां से भी 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया सर? 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 फ्रैक्शन यहां पर हमें मिल पाएंगे। लिख दो जल्दी से। तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन में जो एनेंटियोमर पेयर होता है उसे 2 नहीं मिलते हमें, अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, उसे हमने 1 ही फ्रैक्शन काउंट किया है। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको आइसोमेर्स में बता दिए थे, वापस आज रिवीजन हो गया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, नहीं तो इससे पहले जो हमने बेसिक पार्ट वहां पढ़ा है, प्लेन और सिमेट्रिसिटी और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वो वीडियो लेक्चर मैंने डाले हुए नेट पे, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। फोटो हेलोजिनेशन याद है अच्छे से, एल्केन एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो यील्ड ज्यादा मिलेगी, फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक, क्लोरीन कंट्रोलेबल, कंट्रोल की जा सकती है, डार्क में हम करवा देंगे, कम रिएक्टिविटी के साथ हो जाएगा। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, 3 डिग्री पर ही मेजर बना पाएगा। आयोडीन तो क्या बोलेंगे, वो सर वो बहुत कम रिएक्टिविटी वाला होता है, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ही उसे आगे फर्दर करवा पाते हैं। हो जाएगा ये अच्छे से क्लियर चीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।